अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आपके अपने चैनल मिक्स प्लेटर फॉर एवरीवन। तो मैंने पहला एक पार्ट अपलोड कर दिया था, ये अभी उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने जिसमें अल्लामा शर्जील अहमद ख़ान साहब का इंटरव्यू किया था, उसमें हमने जाना कि वो उन्होंने दीन और दुनिया को कैसे किया, उनको किसने सपोर्ट की, कैसे उन्होंने मेंटेन किया इतने टेक्निकल और साइंसिस के दौर में, करंट सिचुएशन में जहाँ आम तौर पर लोग कहते हैं कि पहले ज़मानों की बात और थी अब की और है। तो हमने देखा कि कैसी खूबसूरत पर्सनैलिटी डिवेल्प हुई है। इसमें ज़ाहिर है माँ बाप का और टीचर्स का और रिलेटिव्स का, जो पुराने वक्तों में भी रिलेटिव्स का बहुत हाथ होता था, आजकल तो हम किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन अभी उनका जो सेकंड पार्ट है, मैंने उनसे क्या क्या डिस्कशन किया, वो है उनके प्रेजेंट, कि वो अभी क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में वो क्या क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ हमने थोड़ी सी डिटेल्स हासिल की हैं। तो आप मेरे साथ रहिए और पूरा इंटरव्यू देखिए। इसका जो बाकी पार्ट है उसमें हमने उनसे क्या क्या पूछा। तो चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। जी सर, तो हमने आपके बारे में, आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, क्या क्या सिनेरियोज़ आपके पास में रहे और यहाँ तक आपने ये जो सफ़र है इतना कामयाबी का कैसे तय किया, इसके बारे में तो हमने काफ़ी बात कर ली। अब चलते हैं आपकी थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ, और कि आप अब क्या कर रहे हैं और आइंदा ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं। तो पहले तो सबसे आप ये बताइए कि आप लोग कितने बहन भाई हैं और आपका नंबर कौन सा है। देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 बहन भाई हैं। और मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे 2 छोटे भाई हैं और 2 छोटी बहनें हैं। इस तरह हम 5 बहन। तो आप बड़े हैं तो आपका तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जा रहा होगा छोटे बहन भाइयों पे माशाल्लाह से, क्योंकि जो बड़ा होता है वो छोटे बहन भाइयों के लिए खास तौर पे रोल मॉडल होता है और वो सब उसको बीट करना चाहते हैं। जो भी बड़ा बहन हो या भाई हो, वो जहाँ जिस भी ओहदे पे हो, जहाँ भी जिस पोजीशन पे हो, छोटे बहन भाइयों की ये कोशिश होती है कि हम उनसे थोड़ा सा आगे निकले। तो बिल्कुल। कैसा लगता है आपको जब नहीं, मुकाबला ये चल इसमें रहा होता इसमें बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है रहा कि पेरेंट्स ने सबसे ज्यादा मेहनत मुझ पे ही की। तो उस मेहनत का फायदा ये हुआ कि ओवरऑल हमारी पूरी फैमिली में एजुकेशन की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, क्योंकि उन्हें पता है जब बड़े भाई ने इतनी मेहनत की है तो हमें भी करनी तो पड़ेगी, या हम नहीं है? करेंगे तो हमारी इतनी वैल्यू नहीं होगी। तो इसका फायदा हुआ कि इम्पैक्ट ओवरऑल तमाम बहन भाइयों पे पड़ा कि ये एजुकेशन जो है ये बहुत वर्थ है इसकी, और इसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि मेहनत कर रहे हैं बड़े। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप बड़े बच्चों पे तो खास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि वो पूरा इन्फ्लुएंस उनका नीचे आ रहा होता है। अगरचे सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, और ये टेक्निकली और मतलब साइकोलॉजिकली भी ऐसा मुमकिन नहीं होता कि सारे बच्चे एक जैसे ही हों। लेकिन ये जरूर है कि अगर आपने बड़े बच्चों पे ज्यादा मेहनत की है तो उसका इम्पैक्ट खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाता है। जी, सही। तो आप कराची में पैदा हुए हैं, तो आप मुहाजिर हैं। ये एथनिसिटी के हवाले से मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आपको पता है कि मुहाजिर का जो लफ्ज है वो तो अगर आप टेक्निकली देखें तो वो लोग जो जब इंडिया पाकिस्तान का हुआ मामला और पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पे अलहदा मुल्क बना, तो जो लोग इंडिया से यहाँ पर आए हिजरत करके उनको टेक्निकली मुहाजिर कहा जाता है। तो मुहाजिर किसी कौम का नाम तो है नहीं। तो इसमें मुख्तलिफ कौमों के लोग हैं, ये एक टाइटल है जो उस वक्त लोगों को दिया गया। तो मेरा अपना जो ताल्लुक है वो यूसुफजई फैमिली से है, यूसुफजई पठान हूं मैं। तो ये इथनिसिटी है। तो इसी तरह उर्दू स्पीकिंग होने के एतबार से लोग मुहाजिर कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मुहाजिर किसी खास कौम का नाम नहीं है। इसमें मुख्तलिफ कौमें शामिल हैं, उसमें पंजाबी भी हो सकते हैं, सिंधी भी हो सकते हैं, बलोच भी हो सकते हैं, जिन्होंने उस वक्त माइग्रेशन, जिनके आबा और अजदाद ने माइग्रेट करके पाकिस्तान आए। तो उर्दू स्पीकिंग होने के एतबार से हाँ मेरी जबान पश्तो नहीं है तो मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, लेकिन अगर एथनिसिटी देखें तो वो यूसुफजई पठान। ग्रीन व्यूअर्स देखिए, ये बहुत अच्छा मैसेज हमें यहाँ मिला है। आमतौर पे मुहाजिर 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 सूबा कहा जाता है, लेकिन जब हम माइग्रेट हमारे बुजुर्गों ने किया, इंडिया और पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ, हम अपने हिस्से में, अपने इलाके में, अपने मुल्क में आए। उसमें पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, हजारा और हर कौम, हर नस्ल और बहुत से हिंदू भी आ गए थे हमारे साथ और बहुत से यहाँ रह भी गए थे। तो यानी बेसिकली हम अगर अपने पीछे अबाव अजदाद की बात करें तो हम सब ज्यादातर मुहाजिर ही हैं जो वहां से माइग्रेट होके आए हैं। तो हमें किसी पे ये लेबल नहीं लगाना चाहिए कि ये उर्दू स्पीकिंग है तो ये मुहाजिरी है। हाँ, यहाँ ये कहा जा सकता है कि जो अभी अफगान पनाह गुज़ीन हैं वो मुहाजिर हैं, क्योंकि ये उनका मुल्क नहीं है। इंडिया से जब हम पाकिस्तान बना, जब हम पाकिस्तान में आ गए तो ये सबका मुल्क हो गया, यहाँ कोई भी मुहाजिर नहीं बाकी रहा। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है और ये बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत बात की है इलामा साहब ने।
तो इस पॉइंट को जरूर इसमें मैं ऐड भी करना चाहूंगा एक बात। इसमें एक जी जी बात मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से, वो ये है कि देखिए, हिजरत का इस्लाम में एक बहुत बड़ा तसव्वुर है ना, और हिजरत होती ही अल्लाह के लिए। अगर अल्लाह के लिए नहीं है तो वो फिर हिजरत किसी काम के लिए। तो अल्लाह के लिए, उसके दीन के लिए, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के लिए जो हिजरत होती है, जो कि आबा और अजदाद ने की, उन्होंने देखा कि एक दारुल इस्लाम बन गया है, इस्लामी मुल्क बन गया है, तो अब हमें हिजरत करनी है वहां पर। तो ये भी टेक्निकली हमें वाज़ेह रहना चाहिए कि ये सवाब तो उनके हिस्से में आया है, ये हमारे हिस्से में नहीं है। तो हम टेक्निकली उस तरह वो है भी नहीं। हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे जो आबा और अजदाद थे, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शर्त दिया कि उन्होंने उसके दीन की खातिर इस सरजमीन पर हिजरत की। तो हम उनकी औलाद में, हम तो खुद तो मुहाजिर उस तरह नहीं है ना, हमने तो खुद ने डायरेक्टली हिजरत नहीं की है वहां से। आपने लास्ट ईयर भी 2020 में भी मुहर्रम की ट्रांसमिशन की थी, और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपका इंट्रो में बता दिया था कि आप इस साल भी कर रहे थे, जैसे कि 10 मुहर्रम गुजर चुके हैं और आपने इस साल भी मुहर्रम स्पेशल ट्रांसमिशन की है, और आगाही प्रोग्राम में भी हमने आपको देखा ARY के। तो थोड़ा सा इस बात के बारे में रोशनी डालिए कि आपका नेक्स्ट फ्यूचर में क्या मीडिया पर्सन बनने का है, कि आप ऐसे ही आते रहेंगे या कुछ और है जो आप एजुकेशन के हवाले से कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि आपका फ्यूचर का क्या प्लान है। जी, यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूंगा कि मैंने डेलिबरेटली कोई 5-6 महीने ब्रेक लिया मीडिया से, क्योंकि मीडिया में बहुत ज्यादा इंगेज हूं मैं, और वक्तन फवक्तन जैसे आपने शेयर भी किया QTV पे, ARY न्यूज पे और दीगर चैनल्स पे प्रोग्राम होते रहे। तो मैंने खुद डेलिबरेटली ब्रेक लिया 5-6 महीने का। वो उसकी वजह थी मेरा अपना थीसिस एमफिल का, क्योंकि मैं एमफिल एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में कर रहा हूं अभी, और उसमें आखिरी मेरा काम थीसिस का है। तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत आपको पता करनी पड़ती है। तो उस मेहनत के लिए थोड़ी सी मुझे कुर्बानी देनी पड़ रही है कि मैं अभी चैनल से थोड़ा मैंने ब्रेक लिया है। बहुत मैंने मुंतखब प्रोग्राम्स किए, यानी बहुत सिलेक्टेड प्रोग्राम्स इस दौरान मैंने किए, जिसमें अभी आपने मुहर्रम का भी शेयर किया, और खुतबा हज, वो साल में एक इवेंट होता है जिसमें मुझे लाइव ट्रांसलेशन खुतबे का करना होता है, जो हज के मौके पर दिया जाता है। तो वो ARY न्यूज पे किया। तो बहुत कम मैंने ट्रांसमिशंस किए हैं, इसी वजह से कि अब मेरी पूरी तवज्जो ये है कि मैं अपने थीसिस को कंप्लीट करूं, क्योंकि ये बहुत मेहनत तलब चीज है। तो आपको किसी बड़े काम को करने के लिए कुछ थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो इसलिए सोशली मैं इतना एक्टिव अभी नहीं हो पाऊंगा इस दौरान। तकरीबन 3-4 महीने का प्लान ये है कि मैं पूरी तवज्जो अपनी एमफिल के थीसिस पे रखूं। उसके बाद इसकी बुनियाद पर जो आगे एक्टिविटीज करनी है वो इंशाल्लाह फिर हम करेंगे। यानी पहले आप एक आलम स्कॉलर के तौर पे सामने आए, फिर एक टीचर के तौर पे सामने आए, फिर एक सोशल पर्सनैलिटी के तौर पे सामने आए, और अभी वो टीचिंग का ये एक लीडरशिप एंड मैनेजमेंट साइंसेज है, उसमें एमफिल कर रहे हैं। तो आप उसके सामने भी, वो भी एक न्यू एस्पेक्ट है आपका, वो भी माशाल्लाह से आप हमारे सामने लेके आएंगे। अच्छा, इसके साथ अभी इंडोनेशिया के एक इंटरनेशनल जर्नल उन्होंने शाया किया है, जर्नल है जर्नल ऑफ इस्लाम एंड साइंसेस। तो उसमें आपने एक आर्टिकल लिखा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स पे। तो उसके ऊपर रोशनी डालें, उसका हवाला भी दिया गया है उस जर्नल में आपके उस आर्टिकल का। तो आप राइटर भी हैं, तो अपनी राइटिंग्स पे रोशनी डालें, आपने क्या क्या लिखा है और ये हवाला वहां तक कैसे गया, और ये आपने 2009 में आई थिंक ये आर्टिकल लिखा था। जी तो जी, इस हवाले से मैं अर्ज करता चलूं कि एक द मिनारेट इंटरनेशनल के नाम से एक मंथली मैगजीन है, और वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इस्लामिक मिशन से निकल रहा है काफी सालों से, यानी 1970 से वो मैगजीन मंथली बेसिस पे निकल रहा है। तो उसके 2009 के एक शुमारे में मेरा आर्टिकल प्रिंट हुआ, पब्लिश हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए टीचर और मुअल्लिम। तो ये आर्टिकल मैंने लिखा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत अच्छी एप्रिसिएशन मिली और बहुत अच्छा फीडबैक इस आर्टिकल का आया, क्योंकि इसमें मैंने कोशिश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रखकर हम ये देखें कि अगर एक उस्ताद के तौर पर हम रसूलुल्लाह को देखें, क्योंकि रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया कि मैं तो मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं, तो आपकी सुन्नत में हमें कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजीज नजर आ रही हैं। तो इस पर मैंने कुछ सिलेक्टेड टीचिंग स्ट्रेटजीज को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत की रोशनी में प्रेजेंट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये हुआ कि इस साल अभी 1-2 माह पहले इंडोनेशियन एक इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल है जो इंडोनेशिया से प्रिंट होता है, जर्नल ऑफ इस्लाम एंड साइंस, उसके एक शुमारे में एक आर्टिकल में मेरा आर्टिकल साइट किया गया है। आपको पता है रिसर्च वर्ल्ड के अंदर ये चीज बड़ी मारूफ है कि जब आपके आर्टिकल को लोग वैल्यू देते हैं तो देखते हैं कि इसमें कुछ है,
तो उसको साइड करते हैं अपने रिसर्च के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक इजिप्ट के एक स्कॉलर हैं जो जिनका ताल्लुक मेडिकल साइंस से है, वैसे उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उनका आर्टिकल इस शुमारे में छपा, इस मैगजीन में छपा। वहां उन्होंने मेरे पेपर को साइड किया है कि शर्जील अहमद ने इस नाम से आर्टिकल लिखा था और उससे मैंने चीजें ली हैं, उसको भी सामने रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक एजाज अभी कुछ महीनों पहले हासिल हुआ। बाकी राइटिंग का शौक मुझे समझे स्कूल लाइफ से ही था, और जब इस्लामिक साइंसेज की तरफ में आया तो ये शौक और बढ़ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई मुख्तलिफ मैगजीन्स के अंदर आर्टिकल प्रिंट हुए, छपे, और अभी भी मैं मुख्तलिफ राइटिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। चलिए माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो, आप पहचाने जा रहे हैं इंटरनेशनली, आपकी राइटिंग्स को साइट किया जा रहा है। तो क्या अभी आपने कोई बुक वगैरह भी लिखने का सोचा है कि जिसमें इस्लाम के बारे में या हमारी सोसाइटी के बारे में या कोई और टॉपिक जो आप अपने ज़हन में हो और आपको ऐसा लगता हो कि वो इस वक़्त की नीड है, तो उसके बारे में कोई लिखने का सोचा है आपने फर्दर? जी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन है, मुख्तलिफ टॉपिक्स मेरे ज़हन में है जिस पर मेरा इरादा है लिखने का। उसमें ख़ास तौर पे मेरा एक ज़हन है आर्ट ऑफ लर्निंग इन द लाइट ऑफ इस्लाम। ये मेरे ज़हन में एक प्रोजेक्ट है कि इंशाल्लाह मैं इस पे काम करूँ। आर्ट ऑफ टीचिंग पे आपको पता है बहुत हो चुका है, लेकिन मेरा प्लान ये था आप कि इन दोनों को। एक्सपर्ट ऑफ जी, आप एक्सपर्ट ऑफ क्यूरिकुलम भी हैं, जी। इस्लामिक साइंसेज़ भी हैं, सोशल साइंसेज़ भी हैं, तो आप उस बुक में सब कुछ लेंगे कि बच्चे को और बच्चे के माँ-बाप को थोड़ी पढ़ने के बाद गाइडलाइन मिल जाए? तो क्या जी। आप सब कुछ उसमें उसी हिसाब से ऐड करेंगे? जी, थोड़ी मेरा रोशनी उसमें डालिए। जो टारगेट ऑडियंस होंगे वो स्टूडेंट्स भी होंगे, और जो स्टूडेंट काउंसलर्स होते हैं जो उनको पढ़ा रहे होते हैं, चाहे पेरेंट्स की सूरत में उनको सपोर्ट करने वाले हों। तो आई होप कि वो आर्ट ऑफ लर्निंग जो है, अगर उसमें मैं कुछ काम करता हूँ तो इंशाल्लाह इन सबके लिए उसमें फायदा होगा। और उसमें हम रसूलुल्लाह की भी सीरत से हम जो टीचर्स के लिए गाइडलाइंस है उसको भी इंशाल्लाह बयान करेंगे। ये ये एमफिल की जो आप थीसिस बना रहे हैं उसके बाद ही जी, होगा कि होपफुली स्टार्ट? ये सबसे पहली जो प्रायोरिटी है, अगले 3-4 महीनों में वो थीसिस है, उसके बाद ये सारे काम इंशाल्लाह करेंगे। क्योंकि मैं ट्रांसलेशंस भी करता हूँ इस्लामिक बुक्स जो बड़े स्कॉलर्स ने लिखी हैं, वो भी काम साथ-साथ चल रहा है। इंडियन मैगज़ीन में भी आपको पता है एक आर्टिकल मेरा प्रिंट हुआ था टीचर प्लस के अंदर, तो वो भी हुआ है, तो उस हवाले से भी आगे काम करेंगे। सर आप बीएड भी कर चुके हैं, एमएड भी कर चुके हैं, आप क्यूरिकुलम एक्सपर्ट भी हैं, तो अभी जो कोविड-19 चल रहा है, जी, इसमें हालात आपको पता है, सिचुएशन टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है। एक वक़्त था कि स्कूल में हम लोग मोबाइल लेके जा नहीं सकते थे और अब ये वक़्त है कि मोबाइल के बगैर स्कूल का कोई कुछ समझ लें, हम सोच नहीं सकते स्कूलिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी के बगैर। ये हमारी जो डिवाइसेज़ हैं, ये हमारा स्कूल बन गई हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हम क्या करें? टीचर्स ख़ास तौर पे क्या करें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रह सकें अपनी स्टडीज़ के साथ? आपको पता है, बहुत नुकसान हो रहा है स्टूडेंट्स का। जी, इस पे मैं अर्ज़ करूँगा कि मैंने एक वेबिनार करवाया था पिछले साल इन तमाम मामलात को सामने रखकर, टीचिंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। क्योंकि कोविड-19 आपको पता है एक ऐसा ग्लोबल क्राइसिस है हमारे सामने कि जिससे सारे इदारे मुतासिर हुए हैं, और खास तौर पे एजुकेशन सेक्टर। तो मैंने उसमें जो पहली बुनियादी बात की वो भी मैं आपको वो जो पूरा वेबिनार है वो भी शेयर कर दूंगा, उसके लिंक्स भी आप शेयर कर दीजिएगा। उसमें मैंने तफसील से इस पे बात की है कि अब करना क्या चाहिए। उसमें एक बुनियादी बात मैं शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि जब कोई क्राइसिस आता है तो इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है जिससे वो तबाह कर रहा होता है, यानी चीजें तबाह हो रही होती है, खराब हो रही होती है। दूसरा है एस्पेक्ट है जिससे वो आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा होता है अपने आप को चेंज करने की। तो उसमें मैंने फोकस किया कि अब जब क्राइसिस आया है तो आपको पता है टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर में इतना नहीं होता था ना, टीचर्स को इतना जूम और ये सब नहीं। लेकिन आप देखिए क्राइसिस के नतीजे में जो लोग कभी ऑनलाइन लर्निंग की को अहमियत ही नहीं देते थे, उसको भी अहमियत देने लग गए। तो बाज दफा जो बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन होता है सोसाइटी में, ये क्राइसिस के नतीजे में भी होता है। तो वी शुड टेक इट बिल्कुल। पॉजिटिव। हमें दुआ तो करनी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मामला को आसान फरमा दे, और अल्लाह ताला जल्द हम सब पर अपना खास करम करे। इसके साथ हमें देखने की जरूरत है कि अब जो चेंज आ गया है, वो चेंज इसके बगैर आ नहीं सकता था। अब क्राइसिस आया बिल्कुल, तो देखिए सब चेंज हुए ना, तो अब क्या है, वक्त के साथ साथ हमें अपने आप को टेक सेवी बनाना है। टीचर्स को मैं पैगाम देना चाहूंगा कि देखिए अब वक्त है कि अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो टेक्नोलॉजी है, वो ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी हो गई है। पहले तो हमारा अपना था ना कि ऑप्शन हमने कभी कर लिया, हमारा अपना इंतखाब था। अब तो मैंडेटरी हो गई, इसलिए अपने आप को टेक सेवी बनाएं, जहां फेसबुक, व्हाट्सएप और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे के सारे जहां दुनिया के फजूल कामों में इस्तेमाल होते हैं। अब आपको सोचना चाहिए कि इसको एजुकेशन के लिए कैसे आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
बहुत कुछ इस पे काम हुआ है, गूगल ने काफी काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने काफी काम किया है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें मुस्तकिल ट्रेनिंग्स लेनी है एज अ टीचर, मुख्तलिफ हमने वर्कशॉप्स अटेंड करनी है और अपने आप को टेक सेवी बनाने के बाद तैयार करना है, ताकि अब बच्चों को उस तरीके से एंगेज कर सके जो इस वक्त की जरूरत है। अभी 14 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे, हमने अपनी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया है, हमने अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट किया है। आप कैसे देखते हैं कि जो हमारा वे ऑफ सेलिब्रेशन है वो कैसा है? ये मतलब रैलियां निकाल रहे हैं और इतने ज्यादा लाउड बाजा वगैरह, मतलब डिस्टरबेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई है। तो क्या आपको लगता है दिस इज द राइट वे टू सेलिब्रेट आवर फ्रीडम और आवर इंडिपेंडेंस? क्या देखिए, कहते हैं? इंडिपेंडेंस डे इंतहाई अहमियत का हामिल है हमारी जिंदगी में। ये बड़े लोगों ने कुर्बानी देने के बाद ये आजाद वतन हमें उनकी कुर्बानियों के नतीजे में और अल्लाह के करम से मिला है। तो हमें ये पहले देखना चाहिए हम किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन बेसिकली उस आजाद वतन के हुसूल की है, जिसे इसलिए हासिल किया गया था कि यहाँ पर हम आजादी के साथ अपने दीन को प्रैक्टिस कर सकें, अपने इस्लाम को प्रैक्टिस कर सकें, इस्लामिक वैल्यूज को प्रमोट कर सकें, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखी हुई। और कायदे आजम की कई आपको स्पीचेस में इसका जा बजा जिक्र मिलता है कि ये किसी खास मकसद से मुल्क बनाए। जब एक खास मकसद से मुल्क बनाए तो उसकी खुशी भी खास होगी ना। उसकी खुशी कोई ऐसी नहीं होती कि बस जिंदगी में कुछ भी होया और बैंड बाजा बजाना शुरू कर दिया, नहीं। ये खास मकसद के लिए हमने मुल्क हासिल किया, लिहाजा हमारे सेलिब्रेशन का तरीका ऐसा होना चाहिए कि दुनिया को ये पैगाम जाए कि हम विजनरी हैं, हमारा कोई विजन है। वो कैसे होगा? हमें इस दिन को सबसे ज्यादा शुहदा की कुर्बानियों को उसका तस्करा करना चाहिए, जिन्होंने ये पूरी एफर्ट की, उस स्ट्रगल को प्रोग्राम्स के जरिए सामने लाना है, डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए सामने लाना है। और उसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज करवानी है, बच्चों में कॉम्पिटिशन्स करवाने हैं, सारे ऐसे काम हो जिससे हमें मकसद याद आए। ये बाजे बजाना और सिलेंसर निकाल के गाड़ियां चलाना, ये तो सब ये जाहिर कर रहा है कि ये किसी मजाक हुआ था। पाकिस्तान नहीं बनाने कोई मजाक था। पाकिस्तान वॉज नॉट अ जोक एट ऑल। तो ये मजाक वाले जो मामलात हैं और जिस तरह इतना बिल्कुल हम नीचे चले जाते हैं, तो ये हमें सोचने की जरूरत है कि हम एक मकसद के तहत बनाया अपने मुल्क, और हमें वो काम करना है इस दिन पे जिससे हमारा जो विजन है वो शो हो। सर अभी जो हमने 14 अगस्त सेलिब्रेट किया है, ये मुहर्रम भी है, तो हमने देखा कि मुहर्रम का भी एहतराम इस दफा नहीं किया गया। लोगों ने गाने लगाए, मिली नगमे तो चले फिर भी कुछ जी, समझ आता है, लेकिन बहुत अजीब किस्म के गाने और बाजे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि तरबियत की कमी है, और या बिलाशुबा कह देखिए सकते हैं कौम कि की ट्रैफिक की तरबियत कमी है? ये, बिलाशुबा देखिए ये सारी चीजें कहते हैं ना, इंसान का बिहेवियर उसकी थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है, उसके माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सब जो हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, सारे ऐसे नहीं होते लेकिन जो मेजोरिटी में हमें नजर आ रहा होता है, तो उससे तो ये बात वाज़ेह है कि बहुत ज्यादा हमें अपनी कौम को तरबियत देने की जरूरत है। देखिए पेरेंट्स का बहुत ज्यादा हाथ है। ये बच्चे किसी फैमिली के होते हैं ना, ये लड़के, बिल्कुल। ये जितने भी नौजवान हमें नजर आते हैं किसी फैमिली के हैं, तो फैमिली का कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो फैमिली का इसका मतलब कंट्रोल नहीं है कोई उनके ऊपर। तो जो बड़े हैं उनको बिठाना चाहिए, 14 अगस्त से पहले, एक दो दिन पहले ही बिठाएं कि बेटा 14 अगस्त आ रही है, हमने इसको इस तरीके से सेलिब्रेट करना है, हमने अल्लाह की बारगाह में झुकना भी है, नवाफिल भी अदा करने हैं शुक्राने के। फिर हमने उस दिन की कुर्बानी को याद करना है, कायदे आजम के विजन को बार बार उसका जिक्र करना है, अल्लामा इकबाल के विजन का तस्करा करना है। तो ये हमारे बड़ों की बहुत जिम्मेदारी है। वो देखें हर फैमिली में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हमारे भी बड़े हैं ना, तो हमारे बड़े हमें संभालते भी हैं, वो हमें समझाते भी हैं, और हमारा हमारे ऊपर उनका कंट्रोल भी है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और नहीं भी हो, अगर माँ बाप नहीं भी कर पा रहे, सोसाइटी का भी हाथ है कि वो भी एक दूसरे को सपोर्ट करे अच्छे कामों के अंदर, जो गलत हो रहा है उसको रोकने में मदद करें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये हमारे बड़ों को भी चाहिए और सोसाइटी को भी चाहिए। तो सर अभी हम अपने इंटरव्यू को वाइंड अप करते हैं, काफी लंबा हो गया है। एंड पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, बीइंग अ टीचर, आप स्टूडेंट्स को, जैसे अब कोविड के हिसाब से बच्चों का दिमाग बिल्कुल बदल गया, हम टेक्नोलॉजी की बात छोड़ भी दें, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बच्चे बस फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं स्टडीज को, उनके लिए एक्टिविटीज ही सब कुछ है, जैसे हमने 14 अगस्त पे देखी, या घर में टीवी कार्टून्स। तो टीचर्स क्या करें, ऐसा क्यूरिकुलम कैसा होना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, बताएं कि बच्चे वहां एंगेज हों ज्यादा से ज्यादा। देखिए और इसके साथ ही बच एग्जाम भी आपने पैगाम को दे दिया है, बीइंग अ नेशन हमें कैसा होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं अपने आने वाली 14 अगस्त के लिए, थोड़ा सा उस पर भी बात करें।
देखिए, टीचर्स को अगर आप सामने रखें तो उनके हाथ में तो पूरी जनरेशन है। ये बच्चे जो हैं वो आने वाला हमारा फ्यूचर है और सब कुछ इन्होंने ही करना है ना। तो टीचर्स इसीलिए वो उन कौम के मेमार कहते हैं ना, तो उनको तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये तो एक पूरा आपको पता है टॉपिक है कि टीचर्स को किस तरह अपनी टीचिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये तो एक पूरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात शेयर करना चाहूंगा इस इंटरव्यू के तवज्जुह से। वो मैं अपना एक्सपीरियंस जब याद करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, अभी भी जब मौका लगता है तो मैं लेक्चर्स भी देता हूँ स्टूडेंट्स को बराह रास्त। अब तो ज्यादातर वास्ता टीचर्स से ही पड़ता है क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग करवा रहा होता हूँ। लेकिन बहरहाल कभी कभार मुझे अपना भी एक ज़ौक है तो मैं खुद भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को डायरेक्ट में पढ़ाऊँ। लेकिन जब मैं खुद पढ़ाया करता था तो मैंने अपना एक एक उसूल बनाया था उसको। वो ये है कि मैं देखा करता था कि बच्चा अगर अपनी क्लास में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स के अलावा कहीं और उसका दिमाग जा रहा है तो वो जा क्यों रहा है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा शरारतें करता है, उसका दिमाग नहीं लगता, तो वो शरारत करता क्यों? हमेशा में वाई जो था ना, उस वाई का आंसर तलाश करने की कोशिश करता था। वाई को एक्सप्लोर करता कि वाई इज समथिंग हैपनिंग, क्यों हो रहा है ऐसा। तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के नतीजे में और सारे मामला के लिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बच्चे को उसमें मजा आता है, यानी बच्चा इंजॉय करता है तो कहीं और जाता है। तो फिर मैं ये सोच रहा था क्यों ना मैं ऐसा काम करूं एज अ टीचर कि जो मैं पढ़ाना चाहता हूं वो चीज इंजॉयबल हो जाए, वो इंटरेस्टिंग हो जाए। क्योंकि देखिए इंसान की जो नफ्सियाती तौर पे अगर उसका मुताला करें तो इंसान का दिल जहां लगता है, जो चीज उसको उसके लिए इंजॉयबल होती है वहीं वो जा रहा होता है। तो हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम टीचिंग को इंजॉयबल नहीं बना रहे होते। वो एक ड्राई अंदाज के अंदर पढ़ाते हैं और यकीन जाने, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि आपको उस मजमून से मोहब्बत होगी जिस मजमून का पढ़ाने वाला अच्छा होगा। उस सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप होता है जिसका टीचर बहुत अच्छे अंदाज से डिलीवर कर रहा होता है। तो हमें एज अ टीचर ये कोशिश करनी है कि हम अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के अंदर इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं कि बच्चे के लिए वो चीज इतनी इंटरेस्टिंग हो जाए कि बच्चा खेल से ज्यादा वहां तवज्जो लगाने लगे, क्योंकि खेल में तो इंटरेस्ट ही है ना उसका, इंजॉयबल है। तो इसके लिए आपको मुख्तलिफ काम ऐसे अपनी टीचिंग के साथ करने होते हैं जिससे आप उस एक्टिविटी को इस तरह प्लान करते हैं कि बच्चे का उसकी रियल लाइफ एक्टिविटी बन जाती है। मैं एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर देना चाहूंगा। मैथ्स के ऊपर मैं जब सेशन करवाता था तो मैं वो एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी टीचर्स को याद दिलाता था। आपको याद होगा कि हम बचपन में जब खेलते थे, हम कहते थे भाई आप कोई नंबर सोच लें, सही है, उसमें अपने फ्रेंड के नंबर ऐड कर लें, ठीक है, और उसमें मेरी तरफ से इतने मिला लें, फिर हाफ करें, इतने आप किसी और को दे दें और दोस्त के दोस्त को वापस कर दें, फिर कितने बचे आपके पास ये। अब ये एक क्या होता था, ये पहेली टाइप की एक गेम होता था ना, लेकिन इस गेम के अंदर देखिए डिवीजन का कॉन्सेप्ट मौजूद है, एडिशन का कॉन्सेप्ट मौजूद है, तो बेसिक अरिथमेटिक इसके अंदर मौजूद है। तो क्यों नहीं ऐसा होता कि टीचर्स ये चीज अपनी टीचिंग प्रैक्टिस में डाल दें। तो बच्चे को क्या होगा, बच्चे को लगेगा कि मैं कोई पढ़ नहीं रहा, मैं तो कोई जादू और मैजिक लेके जा रहा हूं, मैं कोई मिरेकल लेके जा रहा हूं जो मैं और आगे जाके करूंगा। तो वो बड़ी मैजिकल टाइप की टीचिंग बन जाएगी। तो ये मैं एक छोटा सा मैं यहाँ पर ये सिर्फ इशारा देना चाह रहा हूँ कि अगर हम एज ए टीचर कोशिश करें तो हम अपने तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, इंजॉयबल एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो उसके जरिए बच्चे के लिए पढ़ाई पढ़ाई नहीं रहेगी, एक इंजॉयमेंट वाली चीज बन जाएगी जिससे वो बड़ा इंजॉय करेगा अपनी लाइफ को, और उसके अंदर एक जिंदगी हम डाल सकते हैं इस अंदाज से। फिर आप चाहें तो उसके अंदर उसके साथ मकसद और बहुत सारी चीजें डालकर उसको फर्म कर सकते हैं कि बेटा ये कोई सिर्फ इंजॉयबल चीज नहीं होती, इससे आपकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा, फायदा होगा, इससे आपको भी फायदा होगा और आपसे आपके माशरे को भी फायदा होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती टाइम देने का। हमने आपसे बात की, आपसे बहुत कुछ सीखा। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा और उन्हें भी कुछ ना कुछ यकीनन सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपके टाइम और का। आपके साथ अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे सवालात हमने, मेरे ख्याल में आज बहुत कुछ हमने डिस्कस किया है, और क्योंकि वक्त भी कम है तो एक सेशन के अंदर सारी चीजें कभी मुकम्मल हो भी नहीं सकती, लेकिन मेरे ख्याल में जितना भी गुफ्तगू हुई है आई होप कि वो भरपूर हुई है और उससे बहुत कुछ हमारे सामने आएगा। जी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जी व्यूअर्स, तो कैसा लगा आपको मिक्स प्लेटर पे ये नया सिलसिला? हमने इलामा शर्जील अहमद ख़ान साहब का इंटरव्यू किया, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। क्या ज़बरदस्त वंडरफुल पर्सनैलिटी है। हमने जो भी उनके लिए पैगाम लिए
बीइंग अ नेशन, पाकिस्तानी कौम के तौर पे, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ यंगस्टर, हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। आपको इसमें जो अगर कुछ थोड़ा भी अच्छा लगा है, आप इस प्रोग्राम को, इन बातों को, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके तवसत से कोई और भी इसमें से अच्छी बात सीख सकेगा। और सिखाना और सीखना सदका जारिया है, तो ये सदका जारिया हमेशा ही चलता रहेगा इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए ताकि मैं इस तरह के सिलसिले को कंटिन्यू रख सकूं। आपका फ़ीडबैक देना और आपका सब्सक्राइब करना बहुत मैटर करता है। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।